नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव के हाथों में आपने संविधान की कॉपी कई बार देखी होगी। अपने हर भाषण में इन दोनों नेताओं के साथ ही विपक्ष के तमाम नेता मोदी सरकार पर आरक्षण और संविधान विरोधी होने का जमकर आरोप लगाते रहे। तकरीबन 2.5 महीने बाद एक बार फिर विपक्ष मोदी सरकार पर संविधान को लेकर हमलावर है। इंडिया अलायंस के तमाम दल एक सुर में कह रहे हैं कि हम जो सालों से कहते आ रहे हैं उसका सबूत मिल गया है। केंद्र की मोदी सरकार आरक्षण खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार संविधान को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। यानी चुनाव आते ही एक बार फिर संविधान का मुद्दा भी लौट आया है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र में संविधान बचाना चाहते हैं और उस संविधान को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया और उन सिद्धांतों को बचाना चाहते हैं जो डॉक्टर रामानुज लोहिया ने दिया, वो सब एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने में लग जाएं। जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। आरक्षण पर अटेंशन, खत्म नहीं हो रही सरकार की टेंशन। इंडिया फिर एकजुट, एनडीए में पड़ने वाली है। जिस तरीके से ये नुक्तियां निकाली हैं, कतई हम लोग इसका समर्थन नहीं करते। लोकसभा के बाद विधानसभा, फिर संविधान पर जंग छिड़ा। पहले कोटे में कोटा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिर यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, और अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी का एक विज्ञापन फिर से विपक्ष को एक बड़ा मौका दे दिया है। मौका आरक्षण के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने का, मौका सरकार को संविधान विरोधी बताने का, वो भी ऐसे वक्त में जब देश के 4 अहम राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका। महाराष्ट्र और झारखंड में भी कुछ महीने में चुनाव होने वाले, लेकिन उससे ठीक पहले संविधान का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया। दरअसल यूपीएससी ने अलग अलग मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशकों के 45 पदों पर वैकेंसी निकाली। ये भर्तियां लेटरल एंट्री के जरिए की जाएंगी। इसमें उम्मीदवारों का चयन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए आमतौर पर यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा क्लियर करनी पड़ती है। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास करने और राज्य सरकार और कई मंत्रालयों में कई साल सेवा देने के बाद कोई अधिकारी जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर प्रोन्नति के लायक समझा जाता है। ऐसे अधिकारी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे ऑल इंडिया सर्विस और ग्रुप ए सर्विस से आते हैं क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा योग्य माना जाता है। लेकिन लैटरल एंट्री के जरिए कोई भी अभ्यर्थी बिना कोई परीक्षा दिए सरकार में बड़े से बड़ा पद प्राप्त कर सकता है। देश के ब्यूरोक्रेसी के सर्वोच्च पदों पर भर्ती का ये नया तरीका विपक्ष को एक नया मुद्दा दे चुका है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे संविधान पर हमला बताते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शेष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं, उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शेष पदों से
और दूर किया जा रहा है। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। आखिर क्या होता है लेटरल एंट्री और यूपीएससी के नए विज्ञापन के बहाने मोदी सरकार पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि इस वक्त देश में आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था क्या है। केंद्र से लेकर राज्यों की सरकारी नौकरियों में ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को 27% आरक्षण का लाभ मिलता है। वहीं अनुसूचित जाति यानी एससी को 15% और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को 7.5% आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा सामान्य श्रेणी से ताल्लुक रखने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% रिजर्वेशन मिलता है। इस लिहाज से देखा जाए तो सरकारी नौकरियों में 59.5% लोग आरक्षित कोटे से आते हैं। ऐसे में यूपीएससी लेटरल एंट्री के जरिए जिन 45 सीटों को भरने जा रहा है, उसे अगर आरक्षण के तराजू पर तौले तो 26 से 27 अफसर आरक्षण के कोटे से आने चाहिए थे। लेकिन विज्ञापन में इसका कोई जिक्र ना होना और इतने बड़े पदों पर निजी क्षेत्रों के अनुभवी लोगों के लिए भी ओपन करना सियासत का केंद्र बन गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, बीजेपी अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया। ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू और चपरासी तक ही सीमित हो जाएंगे। ये सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अब जब बीजेपी ये जान गई है कि संविधान को खत्म करने की भाजपाई चाल के खिलाफ देश भर का पीडीए जाग उठा है, तो वो ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती। सरकार इसे तत्काल वापस ले, क्योंकि ये देश हित में भी नहीं। देश भर के अधिकारियों और युवाओं से आग्रह है कि यदि बीजेपी सरकार इसे वापस ना ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। ये देश के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी ने भी मोदी सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहेब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ कैसा घिनौना मजाक और खिलवाड़ कर रही है। यह विज्ञापन उसकी एक छोटी सी वानगी है। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियां निकाली, लेकिन इनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं। अगर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से 45 आईएएस की नियुक्ति करती है तो उसे एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देना पड़ता, यानी 45 में से 22 से 23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों से चयनित होते। मोदी सरकार बहुत ही व्यवस्थित, पद्धतिबद्ध, योजनाबद्ध और शातिराना तरीके से आरक्षण को समाप्त कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी यूपीएससी के नए विज्ञापन के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो ये संविधान का सीधा उल्लंघन है। और इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना ये बीजेपी सरकार की मनमानी हो, जो कि गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगा। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया, वरना तो अब तक आरक्षण और संविधान दोनों खत्म हो गया होता। अगर 300 सीट आ जाती, 400 छोड़िए 300 भी आ जाती, तो ये ज्वाइंट सेशन बुला के देश का संविधान बदल देते, ये आरक्षण खत्म कर देते, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब इस देश की जनता को समझना होगा और जो पार्टनर इनके साथ में है, वो चाहे टीडीपी हो, जेडीयू हो, आरएलडी हो या फिर चिराग पासवान जी की पार्टी हो, तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये उसी राजनीति से ऊपर आए हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यूपीएससी पर लेटरल एंट्री क्या वाकई में आरक्षण खत्म करने की शुरुआत है और इसके सियासी मायने क्या है, इसे भी समझिए। लेटरल एंट्री निजी क्षेत्र से विशेषज्ञों की भर्ती को लेकर है। ये शुद्ध रूप से तकनीकी आधार पर है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार के कुछ मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव पर भर्ती होनी है और वैसे भी ये 3 साल के लिए ज़्यादा 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। तो इसको राजनीतिक रूप देना पूरी रूप से सही नहीं है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि यूपीए सरकार में ये प्रथा को समर्थन दिया गया था और 2018 में पहली बार इस माध्यम से भर्ती हुई थी। तो इसे राजनीतिक रंग देना पूरी तरह से गलत है। हालांकि ऐसा नहीं है कि लेटरल एंट्री के जरिए यूपीएससी ने कोई पहली बार किसी बड़े पद के लिए कोई वैकेंसी निकाली। इससे पहले यूपीएससी में लेटरल एंट्री की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। इसे सीधी नियुक्ति कहा जाता है। इसके तहत पहली बार सिर्फ इंटरव्यू के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों में संयुक्त सचिव के 9 पदों पर निजी क्षेत्र के उच्चाधिकारियों का चयन हुआ। यूपीए सरकार में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे, उसने सबसे पहले लैटरल एंट्री की व्यवस्था के बारे में बात कही थी, लेकिन उस सरकार में इसे लागू नहीं किया गया। बाद में साल 2017 में मोदी सरकार ने सरकार के विभिन्न विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों के नियुक्ति की बात कही और उसके लिए लैटरल एंट्री व्यवस्था की बात को विचार में लाया गया। मोदी सरकार का ये मानना था कि अगर निजी क्षेत्र के अनुभवी और उच्च पदों पर बैठे अधिकारी सरकार के विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के तौर पर नियुक्त होते हैं तो इससे ब्यूरोक्रेसी में गति आएगी। इसी विचार के साथ अगले ही साल 2018 में सरकार में लैटरल एंट्री की व्यवस्था को लागू किया गया। जाहिर है विवाद बढ़ता देख केंद्र सरकार को भी सामने आना पड़ा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक पोस्ट में लिखा, लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती का विचार यूपीए के समय का है। ये यूपीए सरकार ही थी जिसने लेटरल एंट्री की अवधारणा विकसित की थी। इसके बाद दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ARC 2005 में यूपीए सरकार के तहत स्थापित किया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की। यूपीए सरकार के समय ही ARC उन भूमिकाओं में अंतराल को भरने के लिए विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी। एनडीए सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका बनाया है। यूपीएससी में पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्ती की जाएगी। इस सुधार से शासन में सुधार होगा। जिस तरीके से ये नियुक्तियां निकाली हैं, कतई हम लोग इसका समर्थन नहीं करते और ख़ास तौर पर सरकारी नियुक्तियां कोई भी हों, उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप कोई भी सरकारी नियुक्तियां बिना इन प्रावधानों के नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर में ये व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अगर सरकारी उसमें भी और किसी भी तरीके की नियुक्ति हो, कोई भी नियुक्ति हो, उसमें रिजर्वेशन जैसे प्रावधानों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये नहीं किया गया है, ये मेरे लिए भी चिंता का विषय है। मैं सरकार का हिस्सा हूँ, मेरे पास वो मंच है अपनी बातों को रखने का और जो मैं आने वाले दिनों में मैं रखूँगा भी वहाँ पर फिलहाल मैं और मेरी पार्टी कतई इसके साथ सहमत नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के शेष पदों पर भर्तियों के लिए यूपीएससी के नए विज्ञापन से पहले यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उससे बीजेपी सरकार पहले ही आरक्षण के मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई। लिहाजा एक के बाद एक इस तरह के मुद्दों से सरकार की मुसीबतें जरूर बढ़ गई। मुझे लगता है कि आरक्षण को मुद्दे पर तो खैर नहीं होगा, क्योंकि उसमें अगर केंद्र सरकार चाहती भी है कि हम अपने लोगों को रखें, तो फिर वो आरक्षण के मुद्दे से इतना घबराई हुई है केंद्र सरकार कि वो इन मुद्दों का तो ध्यान रखेगी। लेकिन ये बात सही है निश्चित रूप से कि उसमें उनके अपने चाहे वो संघ के हों, चाहे भाजपा के हों, या जो उनके समर्थक हों, उन लोगों की कहीं ना कहीं बैकडोर से एंट्री की एक संभावनाएं तो बनती है। सवाल आरक्षण का है। ऐसे में जाहिर है SC, ST और OBC वर्ग के हितों के नाम पर सियासत गरमानी ही थी।
वो भी खासकर चुनाव में। लोकसभा चुनाव में इसका असर भी दिख चुका है। संविधान और आरक्षण के नाम पर जिस तरह से विपक्ष ने चुनाव के दौरान मोदी सरकार को घेरा, उसका फायदा विपक्षी दलों को मिला भी। और अब एक नया मुद्दा मिल गया है जिसे विधानसभा चुनावों में भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। नतीजों के हिसाब से देखा जाए तो हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिले। बीजेपी को जहां देश भर में 240 सीटें मिली, वहीं एनडीए में शामिल टीडीपी को 16, जेडीयू को 12 और इनके अलावा बाकी के 12 दलों को 25 सीटें मिली थी। कुल मिलाकर एनडीए का आंकड़ा 293 तक पहुंच पाया, यानी बहुमत से 21 सीटें ज्यादा। जबकि 2019 में अकेले बीजेपी के पास 303 सीटें थी। वहीं विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा कांग्रेस को 99 सीटें मिली। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के खाते में 37, टीएमसी को 29 और डीएमके के हिस्से में 22 सीटें आई। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली। इनमें सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिला। कांग्रेस के पास जहां 2019 में 52 सीटें थी, वहीं समाजवादी पार्टी को महज 5 सीटें मिली थी। यानी इन दोनों ही दलों को 2024 में 79 सीटों का फायदा मिला। जानकार मानते हैं कि चुनाव के दौरान विपक्ष ने जो सरकार के खिलाफ आरक्षण और संविधान विरोधी का एक सुर में अभियान चलाया, उसका काफी फायदा मिला। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें भी विपक्ष ऐसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी में है। विधानसभा चुनाव में संविधान या आरक्षण से बड़ा मुद्दा भाजपा के खिलाफ 10 साल से सरकार का रहना है, और जिस तरह से वहाँ पर किसान आंदोलनों ने एक माहौल बनाया है, इस कारण भी ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा। लेकिन वहाँ अन्य मुद्दे ज़्यादा बड़ा हैं, क्योंकि संविधान बदलने या आरक्षण को लेकर जिस तरह से विपक्ष प्रचार कर रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो हो सकता है, लेकिन इसके प्रचार से ज़्यादा नुकसान दूसरे कारणों का है। अब जरा आंकड़ों में समझिए कि इसका आने वाले चुनाव में क्या अहमियत है। सबसे पहले बात हरियाणा की। एक अनुमान के मुताबिक हरियाणा में पिछड़ा वर्ग की आबादी 35% के करीब है, जबकि अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग की आबादी लगभग 20.17% है। वहीं महाराष्ट्र में प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा UDISE रिपोर्ट के डेटा के मुताबिक ओबीसी की आबादी 38% से ज्यादा आंकी गई, जबकि 10.5% के करीब एससी जनसंख्या है। झारखंड में 55% के करीब ओबीसी आबादी है, तो वहीं अनुसूचित जाति 11 और आदिवासी समाज की जनसंख्या 26% के करीब है। साफ है, सभी सियासी दल सत्ता पर काबिज होने के लिए इन जातियों को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ जोड़े रखना चाहती। यही वजह है कि हर चुनाव में बीजेपी और उनके सहयोगी दल भी विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए डैमेज कंट्रोल में लगे रहते हैं। हमको तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। अगर आरक्षण छीनने की बात होती और शेड्यूल कास्ट में सबसे हाशिए पर लोग रहने वालों को प्रश्रय देने की बात अगर कही जाए, तो जीतन मांझी तो बिहार में सबसे नीचे तबके के कैटेगरी के लोग हैं। उसका एक MP जीता जीतन मांझी को, उसको उन्होंने कैबिनेट में स्थान दिया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि शेड्यूल कास्ट के प्रति अन्याय है। शेड्यूल कास्ट के प्रति उनका पूरा सम्मान है, सबको सम्मान देते हैं, मैं मानता हूँ। और जहाँ तक आरक्षण छीनने की बात है, कहाँ आरक्षण छीनने की बात हो रही है? सब जगह आरक्षण की बात आ रही है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की ये मंशा एक बार हो भी सकती है, संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं जो विपक्ष आरोप लगा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आरक्षण की बात में सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि उसमें जो 45 पद संयुक्त सचिव के हैं, उसमें वो आरक्षण की उसको ध्यान रखेगी, वरना विपक्ष उस मुद्दे को उठाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार है, वो निश्चित रूप से अपने लोगों को लाने की उसकी कहीं ना कहीं मंशा तो है। विपक्ष के आरोपों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दम तो है। इससे केंद्र सरकार को बचना चाहिए। बहरहाल चुनाव आते ही एक बार फिर आरक्षण और संविधान लौट आया है। अब की बार भी विपक्ष एक सुर में सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर चुकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनावों में इन मुद्दों का क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।